हेलो एंड वेलकम टू एपीएस क्लासेस टीचिंग लर्निंग के एमसीक्यू सेशन में आज फिर से कुछ क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं। आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। आपको लगता है कि ये एमसीक्यूज आपके लिए फ़ायदेमंद हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न ये है, शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा? शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा? तो ये जो लाइन है एडम साहब ने कहा था यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। चलिए अगला सवाल कह रहा है, प्रश्न संख्या 2, किसके अनुसार शिक्षा बालोद्यान का कुशल माली है? शिक्षा बाल उद्यान मतलब बाल उद्यान का कुशल माली है। किसने कहा था कि जो शिक्षा है वो बालक रूपी उद्यान का एक कुशल माली है? तो ये जो स्टेटमेंट था ये फ्रोबेल साहब ने कहा था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षा है, किसने कहा था? अधिगम में वृद्धि करना ही, इंक्रीमेंट करना किसमें? अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षा है। ये लाइन जो था ये थाइन साहब ने कहा था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। देखो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो यहाँ पे इसको याद कर लेना है कि अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षा है। किसने कहा था? तो ये थाइन साहब ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 4, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट कौन है? तो यहाँ पे देखेंगे पाठ्यक्रम ये भी डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। शिक्षक ये भी डिपेंडेंट नहीं है। पाठ्यपुस्तक ये भी डिपेंड नहीं है। यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है? शिक्षार्थी। यानी कि जो शिक्षार्थी है वो पाठ्यक्रम पे भी डिपेंडेंट है, टीचर्स पे भी डिपेंडेंट है और पाठ्यपुस्तक पे भी डिपेंडेंट है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आश्रित चर हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो देखिए भाई ये तो आसान सा सवाल है। संस्कृत के किस धातु से बना है? वह है तो लट होगा नहीं, शिशु होगा नहीं, पट होगा नहीं, यहाँ पे कौन सा शिक्ष धातु से होगा? तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? भारत में विद्यालयों को ऐसा सौंदर्य प्रदान किया जाना चाहिए जहां छात्रों को प्रेरणादायक पर्यावरण उपलब्ध हो सके। यहाँ देखिए भाई, यहाँ भी एक स्टेटमेंट ही दिया गया है और इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि भारत में विद्यालयों को ऐसा सौंदर्य प्रदान किया जाना चाहिए, इतना डेकोरेट कर दिया जाना चाहिए जहाँ छात्रों को प्रेरणादायक पर्यावरण उपलब्ध हो, कि बच्चों को लगे कि यहाँ पे ग्रीनरी है, अच्छा है। तो ये मुदालियर आयोग में कहा गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है, मुदालियर आयोग। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यह कथन किसका है? यहाँ भी देखिए ये स्टेटमेंट की बात कर रहा है। ये कथन किसका है? शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन प्रदान करता है। शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, जो प्रेरणा है वो पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो ये थाइन साहब का ही स्टेटमेंट है। थाइन साहब ने कहा था कि प्रेरणा जो है वह पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन करता है, किसमें? शिक्षण एवं अधिगम के लिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे प्रश्न ये पूछ रहा है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किस शताब्दी में कहा गया? ये देखिए सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किस शताब्दी में कहा गया था, किस सेंचुरी में कहा गया था? तो ये 16वीं शताब्दी में कहा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है, 16वीं शताब्दी 16। चलिए अगला सवाल प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन से मनोविज्ञान के चेतना का विज्ञान सिद्धांत के समर्थक नहीं थे? इनमें से कुछ वैज्ञानिकों को, मनोवैज्ञानिकों का नाम दिया है और ये कह रहा है कि चेतना का विज्ञान, हम जानते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है, सिद्धांत का समर्थक नहीं थे। ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे, ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक थे जो इस सिद्धांत के समर्थक नहीं थे कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? तो
जो पाम्पोनाजी साहब थे, ये ऐसा मानते थे कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है, पाम्पोनाजी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एजुकेशन किस भाषा का शब्द है? एजुकेशन किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। एजुकेशन जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि एजुकेटम से मिल के बना है, यहाँ एजुकेशन ही सीधा सीधा पूछ रहा है कि एजुकेशन किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है एजुकेशन, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। चलिए सवाल 11 पे देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? निम्न में से मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्रों को दिए गए हैं जिसमें से पूछ रहा है कि ये कौन कौन से मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। परा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परा मनोविज्ञान भी होता है, पशु मनोविज्ञान भी होता है, बाल मनोविज्ञान भी होता है, इसलिए यहाँ पे सारे के सारे करेक्ट हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन से हैं, तो यहाँ पे सभी के सभी हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। चले क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है दंड व आरोप, पुरस्कार व प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, अधिकारी बनने की इच्छा। तो यहाँ पे देखेंगे कि सफलता की बात कर रहा है, सफलता का मुख्य आधार की बात कर रहा है कौन? अधिगम। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है? तो लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि दंड व आरोप है, पुरस्कार प्रशंसा है, अधिकारी बनने की इच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। तो अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है किसको? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा को। चले अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे कंपोनेंट दिए गए हैं जो बता रहा है कि ये अधिगम को प्रभावित करता है, यानी कि अधिगम में डिफेक्ट डालता है। तो उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर उचित वातावरण है तो भी अधिगम प्रभावशाली होगा। अगर मोटिवेटेड बच्चे हैं, प्रेरित हैं, तो भी अच्छा होगा। परिपक्वता है तो भी अच्छा होगा। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो रहा है, उपरोक्त सभी। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक, यहाँ पे जो तीनों घटक हैं वो तीनों के तीनों हैं, इसलिए उपरोक्त सभी की बात करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 14 ये कहता है, अनुभव के द्वारा व्यवहार का परिवर्तन है। अनुभव के द्वारा व्यवहार का परिवर्तन है क्या? यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए, स्मृति है, प्रशिक्षण है, अधिगम है, शिक्षा है। तो यहाँ पे देखेंगे अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन लाता है वो अधिगम ही लाता है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में क्या परिवर्तन लाता है? अधिगम। सीखना लाता है क्या? अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये जो परिभाषा है वुडवर्ड साहब ने दिया था। कौन दिया था? वुडवर्ड साहब ने, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये वुडवर्ड साहब ने कहा था अधिगम के रिलेशन में। अधिगम को परिभाषित करने के लिए वुडवर्ड साहब ने कहा था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। देखिए यहाँ भी एक स्टेटमेंट ही आ गया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। किसके कारण? व्यवहार के कारण, बिहेवियर के कारण बिहेवियर में चेंजिंग लाना क्या है? अधिगम है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट गिलफोर्ड साहब ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो रहा है कि गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षक बालक के व्यवहार में किस तरह परिवर्तन कर सकता है? जो शिक्षक होता है वह बालक के व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन कर सकता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है पुरस्कार द्वारा, दूसरा है भत्सना द्वारा, तीसरा है प्रशंसा द्वारा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जितने सारे दिए जा रहे हैं, यहाँ पे पुरस्कार दिया जा रहा है बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए, विकास में परिवर्तन लाने के लिए। बालक, यहाँ पे प्रश्नों को एक बार और पढ़ेंगे। शिक्षक बालक के व्यवहार में किस तरह परिवर्तन कर सकता है? तो किस तरह परिवर्तन कर सकता है व्यवहार में? पुरस्कार देकर भी कर सकता है,
यहाँ पे कम्प्लीमेंट देकर भी कर सकता है और प्रशंसा करके भी कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा उपरोक्त सभी के द्वारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। यहाँ पे देखेंगे कि कुछ टर्म दिए गए हैं कि ये करके क्या अधिगम में वृद्धि किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका दिया है प्रोत्साहन देकर, विटामिन देकर, विदेश में भेजकर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो प्रोत्साहन देकर बात की जा रही है कि अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। अभी क्वेश्चन नंबर 17 में देखें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे पुरस्कार दिया, भर्त्सना ये प्रोत्साहन ही दिया जा रहा था। तो इसमें व्यवहार में परिवर्तन किया जा रहा था बालक के, किसके कैसे किस प्रकार के व्यवहार में, तो अधिगम के व्यवहार में। यहाँ पे देखेंगे अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। यहाँ पे वृद्धि की जा सकती है कैसे भाई, पुरस्कार देकर ही वृद्धि कर सकते हैं। विटामिन देकर के तो अधिगम में वृद्धि होगा नहीं, विदेश भेज करके कोई अधिगम में वृद्धि होगा ही नहीं, और इनमें से कोई नहीं। ये तो ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं प्रोत्साहन देकर, तो प्रोत्साहन देकर अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। प्रश्न संख्या 18 का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, प्रोत्साहन देकर अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, अधिगम सर्वोत्तम होगा। अधिगम सर्वोत्तम होगा कब, जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगा, या अभिवृद्धि होगी, अभिवृत्ति होगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रश्न ये पूछ रहा है कि अधिगम जो है वो सर्वोत्तम होगा। कब सर्वोत्तम होगा, जब अभिप्रेरणा होगी। यानी कि अगर विद्यार्थी अंदर से अभिप्रेरित है, अगर वो सीखने की लालसा रखता है, सीखने में इंटरेस्ट रखता है, तो वो उसका जो अधिगम होगा, उसका जो सीखना होगा वो सर्वोत्तम होगा। क्या होगा, सर्वोत्तम होगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है, अभिप्रेरणा होगी। जब अभिप्रेरणा होगी तो अधिगम जो है वो सर्वोत्तम होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है। यहाँ पे कुछ विशेषता दी गई है किसके रिगार्डिंग में, अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता मतलब कि जो लर्नर है, लर्नर की बात की जा रही है कि एक अच्छा लर्नर जो है उसकी क्या विशेषता होती है। तो उसकी इच्छा शक्ति अधिक होती है, अवधान होता है, शैक्षिक योग्यता होती है, या परिपक्वता होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, अवधान, अवधान इसकी प्रमुख विशेषता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है कि अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता जो होती है वह अवधान होती है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अधिगम किसके बिना संभव नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो अधिगम है वह किसके बिना संभव नहीं है। ऐसा क्या है जिसके बिना अधिगम संभव नहीं है। प्रेरणा है, या शिक्षक है, या पाठ्यपुस्तक है, या निर्देशन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि निर्देशन नहीं है तो भी हो सकता है कि विद्यार्थी कुछ सीख जाए, पाठ्यपुस्तक नहीं है तो भी हो सकता है कि किसी से सुन के, कह के, पढ़ के, इधर उधर से नोट लेके पढ़ ले। अगर शिक्षक नहीं है तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पे भी अधिगम हो सकता है। अब देखो भाई, अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, प्रेरित नहीं है, बच्चा के अंदर अगर प्रेरणा नहीं है कि ये हमको पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो ऑप्शन नंबर ए है प्रेरणा, तो अगर बच्चे के अंदर प्रेरणा नहीं होगी तो अधिगम नहीं कर पाएगा। इसलिए अधिगम प्रेरणा के बिना संभव नहीं है। प्रेरणा का होना जरूरी है। कब, अधिगम अगर अधिगम होना चाहता है, बच्चा अधिगमित होना चाहता है यानी सीखना चाहता है, तो उसको प्रेरित होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रेरणा। चलिए अगले सवाल में देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, मस्तिष्क की क्रियाओं का स्वनिरीक्षण मनोविज्ञान की कौन सी विधि करती है। यहाँ पे कुछ विधियों को दिया है और ये पूछ रहा है कि मस्तिष्क की जो क्रियाएं हैं उसका स्वनिरीक्षण, सेल्फ जांचने की बात कर रहा है कि मनोविज्ञान की कौन सी विधि करती है। तो आत्मनिरीक्षण की बात करेंगे, साक्षात्कार की बात करेंगे, प्रायोग की बात करेंगे, वस्तुनिष्ठ की बात करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हो कि आत्मनिरीक्षण, स्व का निरीक्षण करना मतलब आत्मनिरीक्षण करना, ये आप हिंदी के टर्म से भी पता लगा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा कि मस्तिष्क की क्रियाओं का स्वनिरीक्षण मनोविज्ञान की जो आत्मनिरीक्षण वाली विधि होती है वही कर पाती है। ठीक है, क्योंकि साक्षात्कार होगा नहीं, साक्षात्कार में दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, जानते हैं। प्रायोगिक प्रयोग करके सीखते हैं। वस्तुनिष्ठ यानी कि कुछ ऑप्शन ही दिए होते हैं, उसी ऑप्शन में से होना होता है। तो ऐसा भी नहीं होगा, प्रायोगिक भी नहीं होगा, साक्षात्कार भी नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा आत्मनिरीक्षण जो विधि है मनोविज्ञान की, वही स्व का निरीक्षण करती है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है,
बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक हैं वाटसन साहब थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है कि वाटसन साहब ही बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, आश्रित चर व स्वतंत्र चर की सहायता लेकर किस विधि में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे देखो भाई, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पे आश्रित चर और स्वतंत्र चर ये दोनों की सहायता लेकर किस विधि में अध्ययन किया जाता है। तो ये प्रायोगिक विधि में ही अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे एक प्रयोगकर्ता होता है और एक प्रयोज्य होता है, उस पर प्रयोग करता है, इसलिए यहाँ वो ये तो डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, दोनों मिलकर ही यानी कि दोनों की सहायता से यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका प्रयोगात्मक विधि होगा। प्रयोगात्मक विधि में ही आश्रित चर व स्वतंत्र चर की सहायता लेकर अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। प्रश्न ये है, आमने सामने बैठकर वार्तालाप द्वारा सूचना प्राप्त करना। कहाँ भाई, आमने सामने बैठकर वार्तालाप का सूचना प्राप्त करना कौन सी विधि है। तो यहाँ पे देखेंगे साक्षात्कार विधि है कि जब भी कभी साक्षात्कार होता है तो आमने सामने दो लोग बैठे होते हैं और प्रश्न पूछते हैं और उनसे जवाब लेते हैं। प्रश्नावली विधि भी हो सकता है, लेकिन प्रश्नावली विधि कहीं पे भी उपयोगी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आमने सामने बैठा कर ही हो। निरीक्षण यहाँ भी कोई ज़रूरी नहीं है कि निरीक्षण में तो पहली बात कि वो जो अधिगम करता है वो अपना काम करेगा और जो वहाँ पे शिक्षक है वो देखेगा, निरीक्षण करेगा। तो यहाँ पे वार्तालाप नहीं होता है। जीवन इतिहास विधि, यहाँ पे बच्चों के जीवन से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ये भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, आमने सामने बैठकर वार्तालाप सूचना प्राप्त करना कौन सी विधि है, तो साक्षात्कार विधि है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। जब व्यक्ति से निकट रूप से प्रश्न सूचना प्राप्त की जाती है, जब व्यक्ति से निकट रूप में प्रश्न द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है तो यह साक्षात्कार कहलाता है। तो यह साक्षात्कार कहलाता है। कैसा साक्षात्कार कहलाता है, संचरित साक्षात्कार कहलाता है या व्यक्तिगत साक्षात्कार कहलाता है या असंचरित कहलाता है या समूह साक्षात्कार। तो समूह होगा नहीं क्योंकि इंडिविजुअल पूछा रहा है। असंचरित भी नहीं होगा, यहाँ संचरित भी नहीं होगा। यहाँ क्या कह रहा है, जब व्यक्ति से निकट रूप में, यानी कि उसके निकट रूप में प्रश्न द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है, प्रश्न पूछ करके उनसे सूचना प्राप्त की जाती है, यानी उनके जवाब को जाना जाता है। तो यहाँ पे ये पर्सनल इंटरव्यू की बात कर रहा है, व्यक्तिगत साक्षात्कार की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है कि जब व्यक्ति से निकट रूप से प्रश्न द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है तो वह साक्षात्कार व्यक्तिगत साक्षात्कार कहलाता है। कौन सा साक्षात्कार, पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि व्यक्तिगत साक्षात्कार कहलाता है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, प्रश्नावली विधि के दार्शनिक प्रवर्तक कौन थे। प्रश्नावली विधि, यहाँ पे जो प्रश्नावली विधि दिया हुआ है पूछ रहा है कि इसके दार्शनिक प्रवर्तक कौन थे। तो इसके जो दार्शनिक प्रवर्तक थे वो सुकरात साहब थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। आगे चलते हैं। अगला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, समस्यात्मक बालक के निदान तथा उपचार हेतु कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। यहाँ पे एक बालक है जो समस्यात्मक बालक है, उसके रेमेडी के लिए, उसके उपचार के लिए कौन सी विधि के प्रयोग की जाती है। तो उसको समझाने के लिए समझाती विधि की उपचारात्मक रेमेडियल टीचिंग, यहाँ पे इसको निदान के लिए उपचारात्मक विधि की प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। फिर से एक बार पढ़ेंगे, समस्यात्मक बालक के निदान तथा उपचार के लिए कौन सी विधि की प्रयोग की जाती है। समस्यात्मक बालक के लिए, ध्यान से देखेंगे, समस्यात्मक बालक के लिए तो उपचारात्मक विधि की प्रयोग की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रक्रिया में प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता है। किस प्रक्रिया में प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि शिक्षण, अनुदेशन, प्रशिक्षण सभी में। तो देखोगे अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे भाई शिक्षण में भी प्रमाण पत्र मिलता है, अनुदेशन में भी मिलता है, प्रशिक्षण में भी मिलता है ऐसा। तो यहाँ पे ऑप्शन लगा देंगे कि यहाँ वो है जो सभी में कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो अनुदेशन होगा कि अनुदेशन में प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता है। अगर शिक्षण हो रहा है, जैसे मान लो कि कोई शिक्षण ऐसे क्वेश्चन पढ़ा रहा हो या फिर किसी
किताब को पढ़ा रहा है, किसी पाठ को पढ़ा रहा है, तो वो भी शिक्षण कहलाता है। तो वहाँ पर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वहाँ पर प्रमाण पत्र देना ही देना है, लेकिन अनुदेशन जो है, अनुदेशन में वहाँ पर प्रमाण पत्र देना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए अगर हम बात करें कि किस प्रक्रिया में प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता है, तो वो जो प्रक्रिया है अनुदेशन की प्रक्रिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30, औपचारिक शिक्षा का सर्वोत्तम महत्वपूर्ण केंद्र क्या है। किस शिक्षा की बात कर रहे हैं भाई, औपचारिक शिक्षा का सर्वोत्तम महत्वपूर्ण केंद्र क्या है। तो यहाँ पे जो सर्वोत्तम महत्वपूर्ण केंद्र है वो विद्यालय है। विद्यालय में ही बच्चे को औपचारिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है। बाकी अनौपचारिक शिक्षा है तो वो परिवार में भी पाया जाता है, इधर उधर से भी पाया जाता है, लेकिन जो विद्यालय है, विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ही दी जाती है। इसलिए जो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पता तो हर जगह है, परिवार में भी, संस्थान में, पाठशाला में, हर जगह मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, सर्वोत्तम 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 मतलब सबसे उत्तम महत्वपूर्ण केंद्र क्या है। औपचारिक शिक्षा का जो सबसे उत्तम महत्वपूर्ण केंद्र है वो विद्यालय है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। चलिए भाई अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के विभिन्न चरण किस प्रकार कार्य करते हैं। किसकी बात कर रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात कर रहा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के विभिन्न चरण किस प्रकार कार्य करते हैं, यहाँ पे किस प्रकार से कार्य करते हैं, यानी एक पक्षीय कार्य करते हैं या अंतःक्रिया द्वारा कार्य करते हैं या बहुपक्षीय कार्य करते हैं या एकांगी। तो यहाँ एकांगी करते नहीं है, एक पक्षी करते नहीं है, बहुपक्षी होता नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंतःक्रिया द्वारा होता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के जो विभिन्न चरण हैं वह अंतःक्रिया द्वारा कार्य करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमको बस सिर्फ इतना जानना है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के विभिन्न चरण किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो अंतःक्रिया द्वारा कार्य करते हैं। किस प्रकार से कार्य करते हैं, अंतःक्रिया द्वारा कार्य करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 32, स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है। यहाँ पे भी देखो डायरेक्ट फैक्ट पूछ रहा है कि स्मृति स्तर के शिक्षण, स्मृति स्तर के शिक्षण जो होते हैं, इस प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है। तो इस प्रतिमान के जो प्रवर्तक हैं हर्बर्ट साहब थे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है कि हर्बर्ट साहब स्मृति स्तर के शिक्षण के यहाँ पे जो हर्बर्ट हैं, हर्बर्ट स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ पे कुछ प्रक्रियाएं दी गई हैं, प्रक्रिया दी गई है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कब, व्यवहार में जब परिवर्तन ला दे। व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया क्या कह रहा है, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया क्या कहा जाएगा, अधिगम। क्योंकि अभी स्टेटमेंट हमने पढ़ा था ऊपर कि अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहार में परिवर्तन ला देती है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो रहा है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी क्वेश्चन ऊपर हम डिस्कस किए थे कि व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया अधिगम है, यानी कि अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है। यह स्टेटमेंट किसने लिखा था, कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताएंगे कि अधिगम में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया अधिगम है, यानी कि अधिगम ऐसा है, अधिगम जो है वो व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था, या हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ऊपर क्वेश्चन में हमने डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। शिक्षण तथा अधिगम के व्यापक संप्रत्यय कौन सा है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षण तथा अधिगम में व्यापक संप्रत्यय। तो अगर व्यापक संप्रत्यय की बात करेंगे तो शिक्षण और अधिगम दोनों के दोनों ही व्यापक संप्रत्यय हैं। यहाँ के अगर एक भी ना हो तो संभव नहीं होगा। यहाँ पे दोनों ही व्यापक संप्रत्यय है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है कि शिक्षण और अधिगम दोनों ही व्यापक संप्रत्यय हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि ये जो मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है वो कौन है। तो यहाँ पे जो अधिगम करता है वो मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। शिक्षक नहीं है, पाठ्यक्रम भी नहीं है, शिक्षण विधि भी नहीं है। यहाँ पे कौन है, अधिगम करता। तो जो अधिगम करता है वो मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। कौन, अधिगम करता जो है वो मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है
शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चर है? जो शिक्षक होता है वो शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चर होता है? तो भैया वो स्वतंत्र चर होता है, आश्रित नहीं होता है, मध्यस्थ भी नहीं होता है, और सभी तो होने की चांसेज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो जो शिक्षक होता है वह स्वतंत्र चर होता है। जो शिक्षक होता है वो शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर होता है। कौन सा चर होता है? स्वतंत्र चर होता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37, समस्या को जानना कैसा कार्य है? अगर कोई शिक्षक है वो समस्या को जानता है, जानने की कोशिश करता है, जानता है, तो वो कौन सा कार्य करता है? अगर वो समस्या को जानेगा तो उसका समाधान भी करेगा। तो यहाँ पे निदानात्मक कार्य है। जो समस्या को जानना है वो निदानात्मक कार्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। समस्या को जानना कैसा कार्य है? निदानात्मक कार्य है। समस्या को जानना कैसा कार्य है? निदानात्मक कार्य है। यहाँ पे देखो, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे उपचारात्मक है, मूल्यांकनात्मक है, उपलब्धि है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन से करेक्ट हो रहा है कि निदानात्मक है। समस्या को जानना कैसा कार्य है? निदानात्मक कार्य है। याद कर लेंगे, बिल्कुल याद कर लेंगे। समस्या को जानना कैसा कार्य है? निदानात्मक कार्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? हस्तक्षेप रहित व्यवस्था में शिक्षण कैसा होता है? हस्तक्षेप रहित व्यवस्था, कैसा व्यवस्था? हस्तक्षेप, वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हस्तक्षेप रहित व्यवस्था में शिक्षण कैसा होता है? तो जो हस्तक्षेप रहित व्यवस्था में शिक्षण होता है वो छात्र केंद्रित होता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को केंद्र मान के पढ़ाया जाता है। इसलिए हस्तक्षेप रहित व्यवस्था में शिक्षण छात्र केंद्रित होता है। कैसा होता है? छात्र केंद्रित होता है। कैसा होता है? छात्र केंद्रित होता है। कहाँ? हस्तक्षेप रहित व्यवस्था में शिक्षण छात्र केंद्रित होता है। आज के MCQ सेशन में इतने क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। आपको गणित शिक्षण, विज्ञान शिक्षण और दोनों कंपलसरी पेपर का भी आपको मिलेगा। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, और सब्सक्राइब करें चैनल अगर नहीं किए हैं तो। अगर कर लिए हैं तो वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए आगे MCQ में फिर मिलते हैं। जय हिंद।